हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के बारे में, और उसमें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में अबाउट द डायनेमिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे डायनेमिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि सर्कुलर मोशन में किस किस तरह के फोर्स लगते हैं। यस, सर्कुलर मोशन में जब हम चल रहे हैं, मतलब मोशन अलोंग अ फिक्स्ड एक्सिस, एक एक्सिस हमारी फिक्स हो रही है और उसमें जब हम मूव कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन के अंदर क्या डायनेमिक, क्या मोशन होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस में क्या देखेंगे, क्या क्या फोर्स लगते हैं हमारे पास, किस तरह से जब हम मूव कर रहे होते हैं सर्कुलर रोड में। तो आपने देखा ना कि हमारी जो भी हम लोग बाइक चला रहे, एक्टिवा चला रहे, टू व्हीलर साइकिल चला रहे, तो जब भी हम कर्व रोड पे जाते हैं, जब भी हम सर्कुलर रोड पे जाते हैं, तो हमारी थोड़ा सा अगर हम स्पीड फास्ट रखते हैं तो हमारी, जैसे अगर मान लो सीधी जा रही है अपनी बाइक, एकदम से क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, कर्व हो जाती है। उसी तरह हम लोग जब चल रहे हैं, चलते चलते एक सर्कुलर रोड आ गया या एक कर्व आ गया, जिससे हमें हम लोग ऐसे स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पे चलते चलते हमारे पास क्या हुआ, एक सर्कुलर कर्व आ गया। तो हमें इस गली में टर्न करना है। जब भी ऐसा टर्न आ जाता है तब हमारे पास क्या आ जाता है, जस्ट एक हमारे पास, हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करते हैं, मतलब वी आर अप्लाइंग सम ब्रेक, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो कर्व है वो लेते हैं। हमेशा यही होता है फॉर रिमूविंग द कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स की कॉज को, एक्सीडेंट्स रोकने के लिए हमें ये काम करना ही करना होता है। तो अब हम देखेंगे कि किस वेलोसिटी से हम चले कि हमारे एक्सीडेंट से हम लोग रिमूव करें, किस स्पीड से ऐसा काम होता जाए कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या कर्व पाथ में चले और हमारे पास जो भी चीज चल रही है वो एक अच्छी तरह से अपना मोशन जो है वो कवर करे, अपना डिस्टेंस जो है वो कवर करे। तो बोला हमने, हम लोग पढ़ते थे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या होता था, अलोंग अ फिक्स्ड एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस के अलाउंग मूव करते थे। फिर क्या आता था हमारे पास, जब हम फिक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, पर हर टाइम पे वेलोसिटी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी हर टाइम पर, क्योंकि वेलोसिटी क्या देता था, टेंजेंट टू द सरफेस। वेलोसिटी हमेशा क्या आती है, टेंजेंट टू द सरफेस। वेलोसिटी जब भी सर्कुलर पाथ में चलते हैं, ये 9th में भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं कि कैसे होती है, टेंजेंट टू द सरफेस होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर कैसे मिलेगी, टेंजेंट टू द डायरेक्शन, डायरेक्शन के टेंजेंशियल मिलेगी। तो वहां से जो एक्सेलरेशन आता है, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। सर्कल की वजह से, सर्कुलर पाथ की वजह से आया तो उसको हमने बोल दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज डिनोटेड बाय ए, ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, v² बाय r के इक्वल। दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, जब हम रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² बाय r की तरह आता है। तो अभी के लिए हमें याद रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, v² बाय r, where v is the फाइनल वेलोसिटी। तो अब क्या देखा हमने, हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हमारे पास एक फोर्स एक्सर्ट होता है, क्योंकि हमारे पास हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास है। एक्सेलरेशन अभी आप बोल रहे हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है हर पॉइंट पर, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन आ रही है, और एक्सेलरेशन आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, एंड दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स आपका कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा।
तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है? ma। फोर्स किसके इक्वल होता है? m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से हमारे पास आया m, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई v स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया हमारे पास mv स्क्वायर बाय आर। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, if any object moves in a circular path, then they exert a centripetal force that is equals to mv square by r, और ये हमेशा क्या होगा? which acts towards the circle, जो कैसे एक्ट करेगी? towards the circle। सबसे मेन बात, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कैसे एक्ट करती है? towards the circle। ठीक है, इतनी बात, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सर्कल एक्ट करती है। अब बोला सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, आ गया हमें बात समझ, टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है। तो हमने तो न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है आपको? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द सेंटर से अवे एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उस फोर्स का नाम हमारे पास क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये एक सूडो फोर्स है, बट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, वैसे ही एक सूडो फोर्स आता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो एक्ट करता है अवे फ्रॉम द सेंटर। अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, किस वजह से? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोग कहते हैं बटर निकाल रहे हैं हम लोग फ्रॉम द मिल्क, किस वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास दो तरह के फोर्स होते हैं। एक का नाम आया हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरे का नाम आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलेंगे, तब हमेशा दो तरह के फोर्स हमारे पास आएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास चलते चलते राउंडिंग ऑफ हो जाता है एक लेवल रोड का, तो हमें किस वेलोसिटी से चलना चाहिए जो हमें एक्सीडेंट से बचाए, हमारा जो है आराम से सेफली हम ड्राइव कर लें। ठीक है, लाइक ये हमारा लेवल सर्कुलर रोड है, एकदम से क्या आया? शार्प कर्व आ गया, मतलब हम लोग राउंड ऑफ कर गए एक कर्व पाथ में। तो इस पॉइंट पर अब जो ये ऐसा मोशन है, इसमें हमारे पास क्या वेलोसिटी होनी चाहिए जिस वेलोसिटी से आप चले और आप लोग आराम से सेफली ड्राइव करके अपने घर पहुंच जाए। हमेशा कहते हैं ना, ड्राइव सेफली। तो सेफली करने के लिए हमें पता होना चाहिए, अगर आप सेम स्पीड से, माना यहाँ आप 60 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, तो कर्व रोड आया, कर्व आया और आप 60 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सीडेंट्स होंगे ही होंगे। जो आज के टाइम पे यूथ का एक्सीडेंट इतना फास्ट हो रहा है, रीजन क्या है? वो लोग भूल जाते हैं कि भाई हम लोग शार्प कर्व पे आ रहे हैं, हमें अपनी स्पीड कम करनी है, ब्रेक अप्लाई करने हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ क्या है? फास्ट मोशन, फास्ट। तो उस चीजों को अवॉइड करने के लिए वी आर साइंस स्टूडेंट्स, तो हम लोग सीखेंगे कि किस वेलोसिटी से आप चलेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आप सेफली ड्राइव कर लेंगे और आपको अपनी पर्सनल व्हीकल मिल जाएगा। पर अगर आप सेफली ड्राइव नहीं करेंगे तो आपको कभी भी अपना पर्सनल व्हीकल नहीं मिलेगा। चाहिए ना सबको अपना अपना, तो क्या करना है? सेफली ड्राइव करना है, फिजिक्स की हेल्प लेनी है, लेंगे ना सब लोग फिजिक्स की हेल्प। तो क्या बोला हमारे पास? अब हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो हमने प्लेस, जो ऑब्जेक्ट जो व्हीकल है वो इस तरह से मूव कर रहा है, तो क्या होता है? हमेशा नीचे फोर्स लग रहा है mg, ऊपर क्या लगता है? हमेशा नॉर्मल रिएक्शन r। अर्थ हमेशा क्या कर रही है? टुवर्ड्स अपने पास खींच रही है, तो फोर्स क्या लगता है? mg। ऊपर क्या लगता है? हमेशा नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर क्या लगता है? हमेशा नॉर्मल रिएक्शन। अब इसको सर्कुलर पाथ में आते ही हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसको रोटेट जो करवा रहा है सर्कुलर पाथ में, वो कौन करवा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स करवा रहा है।
पर उसको बैलेंस भी कोई ना कोई कर रहा है। तो उसको जो बैलेंस कर रहा है वो बैलेंस कौन कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स को। अदरवाइज तो वो टुवर्ड्स द सेंटर है तो वो गिर जाएगा व्हीकल, सेंटर के पास आकर कर्व्ड रोड में गिर जाएगा। पर हमें गिराना नहीं है, गिराना नहीं है तो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स जब तक आपका ज्यादा है या फिर इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स के, कंडीशन है अगर आपको राउंडिंग ऑफ एक लेवल रोड में कर्व्ड पाथ में चलना है तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है, उस कंडीशन से चलेंगे तो सेफली ड्राइव होगा, उस कंडीशन से नहीं चलेंगे तो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स आप क्या हो जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे। नीचे नहीं गिरना है तो नीचे नहीं गिरना है तो वो कंडीशन आपने क्या लगानी है? कंडीशन हमारे पास क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो आपके पास है, जो क्या है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो रिएक्शन है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो बड़ा भी हो सकता है, बड़ा होगा तो भी नीचे नहीं गिरेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक बात। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बड़ा हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास क्या होता है? F, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होता है? F। कौन किसको बैलेंस कर रहा है? R किसको बैलेंस कर रहा है? mg से। ठीक बात। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास क्या होता है? म्यू आर। ये म्यू आर हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स अभी हमने सीखा है क्या होता है? mv स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होता है? mv स्क्वायर बाय आर। तो आर को किसने बैलेंस किया हुआ है? mg को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? म्यू mg ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। m से m कैंसिल। हमें तो क्या चाहिए? किस वेलोसिटी से हमें मूव करना है। तो ये इधर आया हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास म्यू आर जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और v की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन इक्वल्स टू म्यू आर जी। इतनी वेलोसिटी से अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं होगा, हम आराम से एक लेवल सर्कुलर रॉड को क्रॉस कर देंगे। बट अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा हुई, इक्वल हुई तो भी चलेगा। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? म्यू आर जी के इक्वल या फिर इससे छोटी। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आर क्या है? उस सर्कुलर रोड का रेडियस। और जी हमारे पास क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक लेवल रॉड पे चलने के लिए हमें कंडीशन चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बड़ा होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स से, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई v इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू आर जी। ठीक है। तो ये क्या था बेसिकली कि भाई अगर एक लेवल रोड से एकदम से सर्कुलर पाथ आ जाता है तो आपको किस वेलोसिटी से मूव करना है। अब आपने एक बार कई बार एक चीज और देखी होगी, जब हम साइकिल चला रहे हैं तो एकदम से एक शार्प कर्व रोड आया तो हम लोग उस डायरेक्शन में टर्न हो रहे हैं, पर फिर भी हम गिरते नहीं हैं। टर्न हुए, थोड़ी दूर टर्न होके चले, फिर सीधे हो जाते जैसे सीधी रोड आई। तो किस एंगल तक हम लोग को कुछ भी नहीं होगा, कितने एंगल तक हम बेंड कर सकते हैं, अब हम वो निकालेंगे, है ना। देखो फिजिक्स कितनी जगह आपकी हेल्प कर रही है। तो अब दूसरा हेल्प किया उसने, एक टॉपिक आ गया हमारे पास, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। कितनी साइकिल आप बेंड कर सकते हो, कितने एंगल तक आप बेंड हो सकते हो कि आप गिरो नहीं। हम आपको गिराना नहीं चाहते, हम आपको सिर्फ और सिर्फ उठाना चाहते हैं, सब्जेक्ट्स में भी और साथ ही साथ आपके लाइफ के अंदर भी आपको सक्सेस मिलना है। तो सक्सेस पाने के लिए हमें क्या पढ़नी है? हमारे फिजिक्स पढ़ने, क्योंकि फिजिक्स आपको डेली लाइफ की चीजें सिखा रही है। मतलब इंटरेस्ट आपका बनेगा ही बनेगा, बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम लोग साइकिल सब लोग चलाते हैं। तो कितना बेंड हो, अब आपको वही फिजिक्स अप्लाई भी करनी है। अभी तक हम लोग फिजिक्स कर रहे थे डेली लाइफ में, पर अप्लाई नहीं हो रही थी। अब साइंस के स्टूडेंट बनने के बाद आप इसे अप्लाई भी करेंगे। तो अब बात आई बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट।
साइकिल जो है वो कितनी बेंड हो सकती है। लाइक हम लोग एक व्हील ले लेते हैं कि ये कितना बेंड हो रहा है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, एक फोर्स लगता है mg, एंगल पे लग रहा है हमेशा, कितना बेंड हो रहा है यही हमने निकालना है। तो ये हमारे पास हमने बोला कितने एंगल हो रहा है, थीटा, तो mg cos थीटा। यहाँ पर क्या हो जाता है एंगल के बिना वाला, mg sin थीटा। ऐसा ही होता है ना हमेशा, जब भी आपका हमारा क्या करते हैं एंगल बनता है, तो एंगल बनते ही हमने क्या किया, थीटा बना, रिजॉल्व द कंपोनेंट। अब क्या हुआ, ऊपर हमेशा क्या लग रहा है हमारा, नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर क्या लगता है हमेशा, नॉर्मल रिएक्शन। तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है, R इक्वल्स टू mg cos थीटा। R किसको बैलेंस कर रहा है हमारे पास, mg cos थीटा। अब हमने क्या देखा, जब हमारे पास क्या हो रहा है, लेवल रोड जो है सर्कुलर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आया तो हमारे पास क्या कहेंगे, mv स्क्वायर बाय r। सेंट्रीपिटल फोर्स इज व्हाट, mv स्क्वायर बाय r। तो ये नॉर्मल रिएक्शन mg क्या होता है हमारे पास, इसको r ले सकते हैं हम लोग, r cos थीटा, इसको क्या कह देंगे, r sin थीटा। तो क्लियर करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, mv r sin थीटा। ठीक बात। अब क्या किया हमने, हमारा जो है दोनों तरफ r से आ गया, इसको भी ऐसा लिख लीजिए जिससे आपके पास इजी हो जाएगा। r cos थीटा इक्वल किसके है, mg के है। ठीक है, r cos थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। क्या किया, इसको नॉर्मल रिएक्शन माना। ठीक है, इस फिगर को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये आ गया हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि बेंड हुआ है तो एंगल बनाया, r cos थीटा, इधर क्या आ गया, r sin थीटा, नीचे क्या लग रहा है, mg। तो r cos थीटा किसके इक्वल हो गया, mg के इक्वल हो गया। ठीक है ना, इतनी बात। और r sin थीटा क्या हो गया हमारे पास, mv स्क्वायर बाय r। हमें तो निकालना है कितना बेंड हुआ, मतलब थीटा एंगल कितना है। तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को, फर्स्ट के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा mv स्क्वायर बाय r अपॉन में mg। m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई v स्क्वायर बाय r g। तो कितना एंगल आया हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स v स्क्वायर बाय r g। इतना अगर हमारा एंगल होगा तो हमारी जो साइक्लिस्ट है, हमारा जो साइक्लिस्ट है वो नहीं गिरेगा, आराम से वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली था बैंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट। अब आता है हमारे पास इसके बाद बैंकिंग ऑफ द रॉड, दैट वाज टू मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उसको देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बैंकिंग ऑफ साइक्लिस्ट रोड, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।